हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड। तो ये वाले वीडियो में बात करेंगे गेम वीक 6 जो ईपीएल में हुआ, उसमें जितने सारे सिग्निफिकेंस मैचेस थे, जैसे आपका मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच, जैसे आपका आर्सेनल और स्पर्स वाला मैच, जैसे आपका न्यूकासल का मैच, लिवरपूल का मैच, मैन सिटी का मैच। तो ये सारी चीजों को लेके बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम खराब के इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग की। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनली मैनचेस्टर यूनाइटेड वोन अ गेम ऑफ फुटबॉल। हम लोग 3 पॉइंट्स निकाले और उसी के साथ साथ क्लीन शीट भी मेंटेन किया। जो रिसेंट गेम ऑफ प्ले था हम लोग का और जो रिसेंट फॉर्म था हम लोग का और परफॉर्मेंस था, उसके बेसिस में अगर आप सोचे तो ये जीत हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और जितने सारे नेगेटिविटी चल रहा था क्लब में, उस चीज से आपका एक पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होना, मोमेंटम शिफ्ट होना बहुत जरूरी था। और इसीलिए ये जीत हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। एंड इट वाज अ वेरी वेरी हार्ड फॉट विन। बर्नले वाला मैच उतना इजी नहीं था जितना काफी सारे लोगों को लग रहा था शायद कि इजी है। बर्नले मैनचेस्टर सिटी के साथ भी, अगर आप लोगों को याद है, तो फर्स्ट हाफ में बहुत बढ़िया खेला था, लेकिन सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर सिटी फॉर देयर क्लास दे हैव वोन द मैच। और दूसरी तरफ जब हम लोग बर्नले के साथ मैच शुरू करें तो हम लोग थोड़ा बहुत चांस क्रिएट कर रहे थे फर्स्ट हाफ में, लेकिन बर्नले भी कुछ चांसेस क्रिएट कर रहा था। एक तो बहुत ही बढ़िया चांस क्रिएट किया था और एक आपका ओनाना बहुत ही बढ़िया सेव किया था। लेकिन जब सेकेंड हाफ में मैच गया तो बर्नले उतना चांस क्रिएट नहीं कर पा रहा था। हाँ, ओवरऑल अगर मैच की बात करें तो बर्नले बॉल पोजीशन ज्यादा मेंटेन कर रहा था। सेकेंड हाफ में भी बर्नले को बहुत अच्छा स्पेल मिला जहां पे वो लोग कुछ कर सकते थे, लेकिन हम लोग ऑर्गेनाइज थे एज ए डिफेंसिव यूनिट। अगर बर्नले अटैक कर रही थी या फिर बर्नले कुछ कोशिश कर रही थी चांस क्रिएट करने की, तो हम लोग उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर रहे थे एंड प्रॉपरली डिफेंड कर रहे थे। और फर्स्ट हाफ के बिल्कुल ही एंड में ब्रूनो फर्नांडिस का जो गोल था, दैट वाज प्योर क्लास, दैट वाज अ ग्लोरियस मोमेंट। इट वाज हिज वन ऑफ द बेस्ट गोल्स इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। जॉनी इवेंस का पहला वाला गोल जो डिनाई हो गया था, लेकिन फिर भी जॉनी इवेंस वो वाला एक शानदार बॉल, इट वॉज एन अनबिलीवेबल डिलीवरी एंड इट वॉज इक्वली अ क्लेवर डिलीवरी टू ब्रूनो फर्नांडिस। और ब्रूनो फर्नांडिस उस टाइम पे जो फिनिश किया, वो देख के मुझे तो रोनाल्डो का याद आ रहा था। ऐसा बहुत सारा गोल्स है रोनाल्डो के करियर में जब वो डायरेक्ट वॉली से ऐसा फिनिश किया था। तो उसी के साथ साथ मैं पहला वाला गोल जो डिसअलाउड हुआ उसमें भी थोड़ा बात करना चाहता हूं। तो उस जगह पे हॉयलैंड अगर गोलकीपर को ब्लॉक कर रहा था, आई एम नॉट श्योर कि उसी के वजह से ही उस गोल को डिसअलाउड किया गया, क्योंकि जब रेफरी रिप्ले देख के वापस आया तो उसने इशारा कर रहा था ऑफसाइड वाला। लेकिन इसी वाला सीजन में अगर आप मैनचेस्टर सिटी का एक मैच था किसी के साथ, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन नेथन एके का एक गोल था, मुझे याद है कि वो वाला गोल में भी मैनचेस्टर सिटी का कोई प्लेयर ऑफसाइड पोजीशन में था, लेकिन उसने इंटरवीन नहीं किया। जस्ट लाइक हॉयलैंड भी इंटरवीन नहीं किया। हॉयलैंड हट रहा था उस पोजीशन से और बॉल बीच से अंदर गया। तो फिर भी हम लोगों के अगेंस्ट में ये सारा डिसीजंस हमेशा जाता है। अगर आप देखें तो 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जितने भी सारे डिसीजंस, छोटे छोटे चीजें जो आपके फेवर में जाना चाहिए, वो हमेशा हम लोग के अगेंस्ट में ही जाता है। और आप देख ही सकते हैं आर्सेनल वाला गेम में भी गोल डिसअलाउड हुआ, उसके बाद ब्राइटन वाला गेम में भी गोल डिसअलाउड हुआ, उसके बाद लास्ट वाला गेम में भी गोल डिसअलाउड हुआ। तो ऐसा इस सीजन में जाते हुए भी किसी के साथ अभी तक नहीं हुआ इतना सारा इंसिडेंट। हम लोग का लक तो हम लोग के साथ उतना रहता नहीं है, और स्पेशली रेफरिंग और या फिर वार जो भी आप कहें, जितना भी सारे डिसीजंस ऑन फील्ड होता है, ज्यादा से ज्यादा टाइम वो हम लोग के अगेंस्ट में ही जाता है। लेकिन फिर भी अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स हम लोगों का इतना बड़ा इंजुरी इश्यूज है और क्लब में इतना सारा नेगेटिविटीज है, फिर भी हम लोग एक रिजल्ट निकाले जो हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर मैच की बात करें तो हम लोग मैच पे डिसेंट थे, उतना बढ़िया भी नहीं थे और उतना घटिया भी नहीं थे। हाँ, हम लोग ऑर्गेनाइज हुए थे, डिफेंस कर रहे थे अच्छा, और जब हम लोग को चांस मिला तो हम लोग फिनिश किए। लेकिन और भी कुछ चांसेस आए थे जो हम लोग नहीं ले पाए। स्पेशली इन द सेकेंड हाफ हम लोग को सेकेंड वाला गोल स्कोर करके मैच को किल ऑफ कर देना चाहिए था, ताकि लास्ट के 10 मिनट में हम लोग के ऊपर उतना ज्यादा प्रेशर ना आए। लेकिन फिर भी हम लोग सेकेंड वाला गोल नहीं स्कोर कर पाए और उसी के साथ हम लोग लड़के 3 पॉइंट निकाले इस मैच से। और अगर प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑब्वियसली सबसे पहले मैन ऑफ द मैच मेरे लिए तो ब्रूनो फर्नांडिस है, और उसी के साथ साथ मुझे जॉनी इवेंस का परफॉर्मेंस भी एक्चुअली में बेहतर लगा। कीपिंग इन माइंड की जॉनी इवेंस का उम्र बहुत है, और उसी के साथ साथ कुछ पॉजिटिव न्यूज भी है, जैसे कि आपका राफाएल वरान अभी
इंजुरी से वापस आ गया और उसके साथ साथ सोफियान अमराबाद आ गया एंड वी विल लव टू सी सोफियान अमराबाद अलोंग साइड कैसेमीरो। और यहाँ पे थोड़ी चिंता की बात भी है क्योंकि रिगुयन को साफ करना पड़ा, उसका हैमस्ट्रिंग में शायद कोई इंजुरी है, इसीलिए तो उसके रिगार्डिंग लेटेस्ट कोई अपडेट आया है कि नहीं आया ये मुझे अभी तक मालूम नहीं, वो मुझे देखना पड़ेगा। तो देखिए जैसे लुक शॉ नहीं है, टाइरल मनासे नहीं है और अभी रिगुयन को हम लोग लाए, तो अगर रिगुयन भी अभी इंजुरी की वजह से बाहर हो जाता है तो ये वापस से एक सेटबैक हो जाएगा हम लोगों के लिए। और उसी के साथ साथ मैच में अगर पुअर परफॉर्मेंस की बात करें तो नंबर 1 में रहेगा आपका स्कॉट मैकटोमिने। स्कॉट मैकटोमिने इतना पैसिव पासेस कर रहा था और इतना घटिया पासेस कर रहा था, मतलब कोई भी पास फिनिश नहीं कर पा रहा था, बॉल कंट्रोल घटिया था, कोई भी सेकंड बॉल नहीं जीत पा रहा था। तो स्कॉट मैकटोमिने को देख के मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा। और उसके साथ साथ और एक प्लेयर का नाम मैं लेना चाहता हूं, वो है आपका मार्कस राशफोर्ड। मार्कस राशफोर्ड का गेम मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है और सबसे जो मतलब कंसर्निंग चीज है मार्कस राशफोर्ड को लेके वो है कि वो अगर बॉल लूज कर रहा है तो उसके बाद वो जॉगिंग कर रहा है, ट्रैक बैक नहीं कर रहा है। तो ये सारा चीजें हैं जिसमें मेरे ख्याल से एरिक टेन हैग को इंटरवीन करना होगा और मार्कस राशफोर्ड को ये सारी चीज सही करना होगा। अगर वो ये सारा चीज सही नहीं कर पा रहा है तो मेरे ख्याल से उसके जगह पे आप गार्नाचो को स्टार्ट करना चालू कर दो और राइट हैंड साइड पे आप पेलिस्ट्री को लाओ। और इसी के साथ साथ अगले वाले गेम वीक में जाते हुए मुझे लगता है कि मेसन माउंट का भी वापसी हो जाएगा टीम में। तो मेसन माउंट भी अगर चला आता है तो मेसन माउंट को भी आप राइट हैंड साइड में यूज कर सकते हैं। तो ये मैच जीतने के बाद मतलब हम लोग अभी टेबल में टॉप हाफ में आए हैं और इसी के साथ साथ हम लोग को ये वाला जो मोमेंटम है इसको कंटिन्यू करना होगा। अभी मिड वीक में कैराबाओ कप है क्रिस्टल पैलेस के साथ, उसके बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग में अगले वाला गेम वीक में फिर से क्रिस्टल पैलेस ही है, ओल्ड ट्रैफोर्ड में ही मैच है। तो 2 बैक टू बैक मैचेस होगा क्रिस्टल पैलेस के साथ। मुझे लगता है कि ये दोनों मैच भी हम लोग के लिए मस्ट विन है और हम लोग को जीतना भी चाहिए ये 2 मैच, क्योंकि उसके बाद कुछ इजी मैचेस हैं। हालांकि ईपीएल में कोई इजी मैच नहीं होता लेकिन कंपैरेटिवली आप कह सकते हैं कि ये सारे मैचेस में हम लोग पॉजिटिव रिजल्ट निकल पाएंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3 मैच हार चुके हैं और इसके बाद हम लोग ज्यादा पॉइंट लॉस एफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और बेहतर परफॉर्मेंस डाले, स्पेशली व्हेन यू आर प्लेइंग इन ओल्ड ट्रैफोर्ड। और उसी के साथ साथ ओल्ड ट्रैफोर्ड में हम लोग का जो अनबीटन रन चल रहा था जो खत्म हो गया ब्राइटन के साथ, उसको वापस से धीरे धीरे बिल्डअप करना होगा नए सीजन में जाते हुए। तो देखते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करता है कैराबाओ कप में और उसी के साथ साथ क्रिस्टल पैलेस के साथ वापस से क्या करता है अगले वाले सैटरडे में। आई एम होपिंग कि हम लोग ये दोनों मैच क्रिस्टल पैलेस के साथ अच्छा फुटबॉल खेल के ही मैच में रिजल्ट निकालेंगे और 3 पॉइंट निकालेंगे। तो देखते हैं आगे जाके हम लोग क्या करते हैं। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले मैच में, वो है आपका मैनचेस्टर सिटी वाला मैच। तो मैनचेस्टर सिटी और नॉटिंघम फॉरेस्ट का जब मैच चालू रहा था तो मैं तो भाई एफपीएल में मैनचेस्टर सिटी के बहुत सारा प्लेयर्स को ले लिया था और रॉड्री को भी मैंने रखा था क्योंकि रॉड्री के साथ मैं बहुत दिन से ही कंटिन्यू कर रहा था, वो पॉइंट भी अच्छा खासा ही ला रहा था और गोल भी कर रहा था हियर एंड देयर। तो मुझे लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी विल किल नॉटिंघम फॉरेस्ट, 4-0 या 5-0 ऐसा कुछ स्कोर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले हाफ में 2 गोल हो गया, ठीक है, लेकिन अगले हाफ जाते हुए मुझे लग रहा था कि मैनचेस्टर सिटी और भी ज्यादा गोल मारेगा, लेकिन जो अनफॉर्चुनेटली वो एक रेड कार्ड हो गया रॉड्री को। तो उसके बाद से मैनचेस्टर सिटी के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर बन रहा था, लेकिन एज यू नो मैनचेस्टर सिटी इज अ क्लास टीम और पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी को मालूम है कैसे गेम मैनेज करना होता है और कैसे रिजल्ट ग्राइंड करना पड़ता है कुछ टाइम पे, क्योंकि हर गेम वीक में आप आपका बेस्ट फुटबॉल नहीं खेलोगे। वेयरएज मैनचेस्टर सिटी ज्यादा से ज्यादा गेम वीक में ही अपना बेस्ट फुटबॉल खेल जाती है। तो फिर भी इस गेम वीक में फर्स्ट हाफ में उन्होंने ठीक ठाक ही खेला था, लेकिन सेकेंड हाफ में उन लोगों का जो गेम था वो थोड़ा अंडर प्रेशर हो गया था, स्पेशली आफ्टर दैट रेड कार्ड। लेकिन फिर भी वो लोग गेम मैनेज करके 3 पॉइंट निकाल लिए और 6 मैच के बाद मैनचेस्टर सिटी 18 पॉइंट में टेबल में नंबर 1 में है। तो पिछले वाला सीजन में मैनचेस्टर सिटी थोड़ा स्लो स्टार्ट किया था, लेकिन इस वाले सीजन में मैनचेस्टर सिटी 6 मैच में 6 विन निकल के पहले ही लीड बना लिया है बाकी टीमों के ऊपर। तो देखते हैं आगे जाके मैनचेस्टर सिटी क्या उधम मचाती है। तो इसके बाद बात करेंगे लिवरपूल को लेके। तो भाई लिवरपूल को देख के मुझे अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि लिवरपूल कैन एक्चुअली चैलेंज मैनचेस्टर सिटी फॉर द टाइटल, लेकिन अगर आप रियलिस्टिकली सोचे तो लिवरपूल का सेंटर बैक पोजीशन में थोड़ा बहुत इश्यूज है और डीएम पोजीशन में भी थोड़ा बहुत इश्यूज है। तो अभी लिवरपूल के लिए एक प्रॉपर टेस्ट है अगले वाले गेम वीक में अगेंस्ट स्पर्स। तो देखते हैं लिवरपूल उसमें कैसे परफॉर्म करता है। और लिवरपूल का और एक कंसर्न होगा कि लिवरपूल क्लीन शीट नहीं मेंटेन कर पा रहा था, क्योंकि
इस सीजन में अगर आप देखें तो बहुत सारे मैचेस में 3-1 ऐसा स्कोर लाइन हुआ है लिवरपूल का। और लिवरपूल एनफील्ड में देखिए, एनफील्ड में लिवरपूल हमेशा ही बहुत बढ़िया फुटबॉल खेलते हैं और एनफील्ड में जो भी लोग आते हैं वो लोग डर डर के ही फुटबॉल खेलते हैं। फियरलेस फुटबॉल कोई टीम नहीं खेल पाता एनफील्ड में, बहुत कम टीम खेल पाते हैं एनफील्ड में फियरलेस फुटबॉल। तो लिवरपूल का ये एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो है, और उसके साथ साथ लिवरपूल का अटैकिंग जो थ्रेड है वो बहुत ज्यादा है, और उसके साथ साथ डार्विन नूनेज भी अभी गोल स्कोर करना चालू कर दिया। जो मैं सीजन शुरू होने पे जब प्रेडिक्शन वाला वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने बोला था कि इस साल मुझे लग रहा है कि डार्विन न्यूनेज और कोडी गाक्पो ये दोनों बेहतरीन परफॉर्मेंस डालने वाले हैं। तो डार्विन न्यूनेज अपना गोल स्कोर करना चालू कर दिया, कोडी गाक्पो भी हियर एंड देयर गोल स्कोर कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आगे जाते हुए भी करेंगे। और ओवरऑल अगर बात करें तो वेस्ट हैम कुछ चांसेस क्रिएट किया था, लेकिन पहले 2 चांस जो वेस्ट हैम क्रिएट किया था वो आपका पहले ही 10 मिनट के अंदर जब मैच शुरू हुआ था उस टाइम पे ही कर दिया था। लेकिन एलिसन बहुत शानदार सेव किया, दोनों ही सेव, और उसके साथ साथ एलिसन केप्ट लिवरपूल इन द गेम। उसके बाद जब लिवरपूल को चांस मिला तो लिवरपूल उसमें कैपिटलाइज करके लिवरपूल मैच जीत गया। तो ओवरऑल मैच अच्छा ही था। तो देखने वाली बात यही होगी कि अगले गेम वीक में लिवरपूल अगेंस्ट स्पर्स कैसे परफॉर्म करती है। तो इसके बाद चलिए बात करते हैं स्पर्स और आर्सेनल वाला जो मैच था उसको लेकर। तो भाई ये वाला जो मैच था, ये मैच एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मैं तो चाह रहा था कि ड्रॉ ही हो, और अल्टीमेटली वो चीज हुआ, ड्रॉ ही हुआ, दोनों ही टीम पॉइंट लूज किए। लेकिन रियलिस्टिकली इस मैच से पहले जब मैं मैच देखना चालू किया था तो उससे पहले मैं रियलिस्टिकली यही चीज सोच रहा था कि हाँ आर्सेनल ही तो जीतेगा, आर्सेनल का होम मैच है। तो आर्सेनल चैंपियंस लीग में लास्ट वाला मैच में भी होम मैच ही था, आर्सेनल 4 गोल स्कोर किए थे। और उसके साथ साथ आप अगर लास्ट गेम वीक में स्पर्स का परफॉर्मेंस याद रखे शेफील्ड यूनाइटेड के साथ, तो बहुत ही स्ट्रगल करके उन लोगों को रिजल्ट निकालना पड़ा था वो वाले मैच में। तो मुझे लग नहीं रहा था कि आर्सेनल के साथ स्पर्स ऐसा एक परफॉर्मेंस दे पाएगा, स्पेशली जब आपके टीम में हैरी केन जैसा प्लेयर ना हो। लेकिन वंस अगेन जेम्स मैडिसन एंड सॉन का जो आप कह सकते हो जो जुगलबंदी है वो वापस से एक बार शाइन किया मैच में। और उसी के साथ साथ कुलुसेस्की भी मुझे बहुत बढ़िया लगा मैच में, राइट हैंड साइड से वो बहुत बार कोशिश कर रहा था आर्सेनल के बॉक्स में। आप कह सकते हैं जो लेफ्ट बैक और सेंटर बैक पे बीच जो जितने भी सारे गैप्स थे उसको वो लोगों ने बहुत बार एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था। और मैच में देख के लग नहीं रहा था कि आर्सेनल उतना कंफर्टेबल है। हाँ, पहले हाफ में जब मैच शुरू हुआ था तो पहले की 20-30 मिनट आप कह सकते हैं कि आर्सेनल वाज द बेटर टीम, स्पर्स को थोड़ा शेकी लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस हुआ स्पर्स गेम में देख के ज्यादा अच्छा लग रहा था स्पर्स को, और कभी देख के लग ही नहीं रहा था कि आर्सेनल मैच जीत पाएगा। तो पहला जो गोल है वो पेनल्टी से मिला और दूसरा वाला गोल डिफ्लेक्ट होके एक गोल स्कोर किया था। लेकिन स्पर्स जब भी एक गोल खा रहा था उसके बाद ही स्पर्स कमबैक कर रहा था, और सॉन का परफॉर्मेंस तो बेहतरीन था और दोनों ही गोल मुझे बहुत पसंद आया। तो मेरे ख्याल से सीजन शुरू होने से पहले जो प्रेडिक्शन वीडियो बना रहे थे तो उसमें स्पर्स को तो मैं तो कंसीडर नहीं कर रहा था, स्पेशली जब हैरी केन चला गया था। लेकिन अभी स्पर्स थोड़ा प्रॉमिसिंग फुटबॉल खेल रहा है पोस्टेकोग्लू के अंडर, लेकिन फिर भी स्पर्स के सामने अभी भी बहुत सारा टेस्ट है, एक के बाद एक उनको टेस्ट देना होगा। अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, अगेंस्ट लिवरपूल, एट द एंड ऑफ द डे आपका ये सारा चीज ही डिसाइड करेगा कि आप टेबल में कितने ऊपर फिनिश कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड कि आपके पास आपका जो स्टार प्लेयर था वो अभी नहीं है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। और दूसरी तरफ अगर आर्सेनल की बात करें तो आर्सेनल थोड़ा शेकी लगा। देखिए डिक्लन राइस नहीं था तो ये भी एक कारण हो सकता है। और सेकेंड हाफ में जब काई हावर्ट्ज आया तो उसके बाद भी काई हावर्ट्ज का उतना एनर्जी नहीं था और काई हावर्ट्ज का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था। काई हावर्ट्ज एज यूजुअल उतना नहीं खेल पा रहा था। और आर्सेनल में अगर कोई कोशिश कर रहा था पूरा मैच में कुछ करने के लिए तो वो ऑब्वियसली आपका साका ही था, साका ने ही गोल स्कोर किया। और अगर वो पेनल्टी वाला इंसिडेंट की बात करें तो देखिए वो वाला पेनल्टी जो आर्सेनल को मिला वही सेम चीज हम लोग को भी मिलना चाहिए था जब हम लोग स्पर्स में गए थे। ये मैं लास्ट वाला वीडियो में भी बोला था जब एरिक्सन वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ था हैंडबॉल, तो उसको लेके जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था तो उस टाइम पे मैं ये चीज मेंशन किया था
कि हम लोग को भी वो पेनल्टी मिलना चाहिए था स्पर्स के अगेंस्ट में, लेकिन जैसा कि मैं बोल रहा था पहले भी कि VAR और रेफरिंग के साथ मालूम नहीं हम लोग के साथ क्या दुश्मनी है, तो उसमें ज्यादा बात करके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। तो देखते हैं आर्सेनल आगे जाके कैसे परफॉर्म करता है। आर्सेनल के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप पूरे सीजन के लिए सोच रहे हो या फिर टाइटल चैलेंज के लिए कंसीडर कर रहे हो खुद को, तो एक मैच में अगर आप पॉइंट ड्रॉप करते हो, हाँ वो डिसअपॉइंटिंग है, स्पेशली अगर वो नॉर्थ लंदन डर्बी हो, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से उतना भी नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल आपका ब्रांड ऑफ फुटबॉल जो है वो पिछले साल से ही बहुत ही बेहतर है। तो ये वाले गेम में उतना फ्लूइड आप लोग नहीं लगे, लेकिन जब डेक्लन राइस वापस से आ जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है कि आर्सेनल का जो परफॉर्मेंस है वो वापस से अपलिफ्ट होगा। तो इसके बाद बात करेंगे ब्राइटन वाला मैच को लेके। तो भाई ब्राइटन, जिसको किसी ने नहीं सोचा था कि ब्राइटन टॉप 4 के लिए जा सकते हैं, सब लोग ही बोल रहे थे कि ब्राइटन मैक्सिमम 5th या 6th या 7th फिनिश कर सकते हैं। मैं खुद मेरे प्रेडिक्शन वाला वीडियो में बोला था कि ब्राइटन ज्यादा से ज्यादा नंबर 5 में ही फिनिश कर सकते हैं, लेकिन ब्राइटन अभी जो फुटबॉल खेल रही है, जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेल रहा है, स्पेशली अंडर डेजर्बी, तो वो देख के तो कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ब्राइटन इज होपिंग टू फिनिश टॉप 6 एंड टॉप 5। मुझे तो लग रहा है वो लोग डायरेक्ट टॉप 4 के लिए ही फाइट कर रहे हैं, और वो लोग और भी फाइट करेंगे आगे जाते हुए, क्योंकि उन लोगों का टीम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहा है, और उसके साथ साथ डेजर्बी भी बहुत बढ़िया कोच है। मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड अगर डेजर्बी ऐसा ही परफॉर्मेंस डालता रहा तो फ्यूचर में वो दिन दूर नहीं कि कोई बड़ा टीम भी डेजर्बी के लिए जाएगा। तो ये तो टाइम ही बताएगी कि ब्राइटन आगे जाते हुए कैसे अपना ये कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाती है, बाकी के जितने टॉप 6 क्लब हैं उसके ऊपर ब्राइटन कितना प्रेशर क्रिएट कर पाती है, बोथ फिजिकली ऑन द फील्ड एंड साइकोलॉजिकली ऑफ द फील्ड। इसके बाद बात करेंगे न्यूकैसल को लेके। तो भाई न्यूकैसल वाला जो मैच हुआ वो देख के तो मेरा भाई दिमाग घूम गया। मतलब न्यूकैसल और मैनचेस्टर यूनाइटेड का पॉइंट सेम ही है, लेकिन आप न्यूकैसल का गोल डिफरेंस जाके देखे, एक मैच में वो लोग 8 गोल पेल दिया शेफील्ड यूनाइटेड को। मतलब शेफील्ड यूनाइटेड घटिया टीम है, ये मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी घटिया टीम के अगेंस्ट में भी आप 8 गोल स्कोर करना मतलब उतना इजी नहीं है। हाँ, न्यूकैसल को एक चीज मालूम था कि शेफील्ड सेट पीसेस में डिफेंड करने में उतना अच्छा नहीं है, और देखिए वो चीज को ही न्यूकैसल पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। न्यूकैसल सीजन जब शुरू किया था उसके बाद अच्छा खेलने के बावजूद भी हियर एंड देयर न्यूकैसल पॉइंट लॉस कर रहा था, क्योंकि न्यूकैसल पॉइंट ग्राइंड नहीं कर पा रहा था। वो आप बैड लक कहो या फिर एक मोमेंट पे दूसरा टीम उतना अच्छा कर गया न्यूकैसल के अगेंस्ट में, जैसे लिवरपूल ने जीता था, जैसे मैनचेस्टर सिटी ने जीता था, आउटक्लास कर दिया था न्यूकैसल को फॉर पर्टिकुलर मोमेंट इन द गेम। तो उस चीज को न्यूकैसल ने ओवरकम कर लिया, क्योंकि न्यूकैसल लास्ट वाला जो चैंपियंस लीग में मैच खेला था अगेंस्ट मिलान, उसमें भी न्यूकैसल बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। वो वाले मैच के एंड पे भी हम लोग कह सकते हैं कि न्यूकैसल वर द हैप्पियर टीम गोइंग टू द नेक्स्ट मैच डे। उसी परफॉर्मेंस को न्यूकैसल और एक लेवल अप कर दिया, और उसी परफॉर्मेंस के ऊपर न्यूकैसल ये वाला परफॉर्मेंस डाल के जो मोमेंटम, जो कॉन्फिडेंस गेन किया, इसके बाद न्यूकैसल आगे जाके क्या क्या बॉम्ब फोड़ेगा, इस पे अभी बहुत सारा क्वेश्चन मार्क्स, बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आ गया। और जितने भी सारे अदर टीम्स है वो न्यूकैसल के अगेंस्ट में अभी थोड़ा बहुत प्रेशर तो फील करेंगे ही, क्योंकि न्यूकैसल का टीम बहुत बढ़िया टीम है। और सबसे बढ़िया बात कि वो लोग जब मैच में उतरते हैं खेलने के लिए तो हर कोई 100% या फिर उससे भी ज्यादा देते हैं ऑन द पिच। तो देखते हैं आगे जाके न्यूकैसल कैसे परफॉर्म करता है। ये तो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक बूस्ट था टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, जो उन लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था। तो उस चीज में न्यूकैसल बहुत अच्छी तरह से पास हुआ। तो देखते हैं अगले वाले गेम वीक में न्यूकैसल कैसे परफॉर्म करता है। तो इसके बाद बात करते हैं चेल्सी को लेकर। तो देखिए चेल्सी और एक मैच डे और एक मैच हार गया। चेल्सी का आप कह सकते हो कि पोचेटिनो को लेके भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोलना चालू कर दिए, क्योंकि प्री सीजन में जब वो खेल रहे थे तो वो अच्छा ही खेल रहे थे, लेकिन जब सीजन शुरू हुआ तो पहला वाला मैच में भी वो लोग प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस दिया अगेंस्ट लिवरपूल, लेकिन उसके बाद से चेल्सी का जो मोमेंटम है वो कहीं पर चला गया। उसका एक रीजन तो ये है कि उनका भी बहुत सारा प्लेयर इंजर्ड है, और मेन जो प्लेयर जो पोचेटिनो का सिस्टम का था वो था आपका एनकुंकू, लेकिन फिर भी
मेरा एक पॉइंट है कि अगर एनकुकू नहीं है तो एक प्लेयर के लिए आपका पूरा सिस्टम तो मतलब गिर नहीं जाएगा ना। तो बहुत सारा साइनिंग्स आपने किए उसके बाद भी, नोइंग दैट कि एनकुकू इज नॉट अवेलेबल, लेकिन फिर भी आपको एक एक प्रॉपर सिस्टम आपको डेवलप करना होगा और जल्द से जल्द ये जो नेगेटिविटी चल रहा है क्लब में उससे आपको बाहर आना होगा, क्योंकि हारना भी एक आदत है और वो आदत चेल्सी को लास्ट सीजन में लग चुका है। तो इस सीजन में जाते हुए चेल्सी को वो चीज चेंज करना होगा। जो सबसे बड़ा कंसर्न है चेल्सी के इस वाले टीम में और ये सारे परफॉर्मेंसेस में, वो है कि पिछले 3 मैचेस में चेल्सी ने एक भी गोल स्कोर नहीं किया। चेल्सी चांस क्रिएट कर रहा है लेकिन फिनिश नहीं कर पा रहा है। तो कोच तो आपका फील्ड में जाके फिनिश नहीं करेगा ना, वो चीज प्लेयर को ही करना होगा, प्लेयर को ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। लेकिन हाँ, जो मैनेजमेंट है, मैन मैनेजमेंट है, उसको और बेहतर करना होगा। पोचेटिनो को और भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस लाना होगा मेरे ख्याल से, और थोड़ा बहुत टैक्टिकल चेंजेस करना होगा। जैसे कि आप चिलवेल को खिला रहे हो लेफ्ट विंग पे, तो वो चीज मेरे ख्याल से सही नहीं हो रहा है। रिजिडिटी दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल से ये सारे टेक्टिकल चेंजेस करना होगा और काइसिडो और इंजो को और थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा मैच में, और स्पेशली निकोलस जैक्सन एंड रहीम स्टर्लिंग, इन दोनों को अगर चांस मिले तो इन लोगों को थोड़ा स्मार्ट फुटबॉल खेलना होगा, थोड़ा कंपोजर दिखाना होगा। बहुत सारे लोग चेल्सी को ट्रॉल करेंगे, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखिए चेल्सी का ये जो स्क्वाड है, स्पेशली जब इतना सारा प्लेयर्स इंजर्ड है, तो ये स्क्वाड थोड़ा यंग है और दिख रहा है पिच पे कि जब एक डिसीजन वो लोग ले रहे हैं फील्ड में, जब एक चांस क्रिएट हो रहा है तो वो लोग थोड़ा मतलब सोच रहे हैं दुविधा में कि ये करे या वो करे। तो ये मेरे ख्याल से ये जो चीज है ये आपका हो रहा है क्योंकि उतना एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है, बहुत ही यंग स्क्वाड है। लेकिन फिर भी जब आप 3 मैच में लगातार कोई गोल स्कोर नहीं करे और उसके बाद आप टेबल में वापस से नंबर 14 में आ गए, तो अभी चेल्सी और पोचेटिनो के ऊपर बहुत सारा प्रेशर आ गया। माउथ के साथ या फिर एस्टन विला के साथ ये सारा मैचेस अगर आप नहीं जीत पा रहे हो या फिर एक पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हो, जब आप मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, ब्राइटन, न्यूकैसल इन लोगों के साथ खेलोगे तो आपका क्या होगा। तो ये सोच के ही मेरे ख्याल से बहुत सारे चेल्सी फैंस बहुत टेंशन में आ गए। ये चीज जायज भी है क्योंकि अगर आपका टीम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, स्पेशली रिजल्ट भी निकल नहीं पा रहा है, देखिए परफॉर्म करना अलग बात है और मैच से रिजल्ट ग्राइंड करना अलग बात है। कभी कभार आपको मतलब अगली फुटबॉल खेल के भी या फिर कुछ भी करके 3 पॉइंट निकालना पड़ता है। तो 3 पॉइंट निकालना तो दूर, अभी 1 पॉइंट निकालना भी बहुत मुश्किल हो जा रहा है मैच में। और स्पेशली ये वाला मैच में अगेंस्ट एस्टन विला, मेरे ख्याल से वो रेड कार्ड जो हुआ वो एक बड़ा रोल प्ले किया एस्टन विला का 3 पॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि वो जो रेड कार्ड है मेरे ख्याल से वो रेड कार्ड नहीं था कि टैकल वो किया था, उसने बॉल जीत लिया था उसमें, लेकिन फिर भी फॉलो थ्रू से उसने कैच कर लिया और उसके बाद उसको VAR ने रेड कार्ड दे दिया। जैसे हम लोग को भी मिला था, कैसिमिरो को भी मिला था लास्ट ईयर कि उसने बॉल विन किया था लेकिन फिर भी फॉलो थ्रू में उसने मार दिया था, तो इसलिए उसको रेड कार्ड मिल गया। ये थोड़ा मुझे हर्ष लगा ये डिसीजन, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं, VAR जब है तब ऐसा डिसीजन कभी भी आपके अगेंस्ट में जा सकता है। और ये वाला रेड कार्ड के बाद मेरा तो FPL में पॉइंट और भी घटिया हो गया, क्योंकि मेरे टीम में नॉट ओनली रॉड्री अकेला नहीं था, मेरे टीम में गुस्तो भी था, दोनों ही रेड कार्ड लाए और उसके साथ साथ दोनों मिला के -4 पॉइंट लेके आए मेरे लिए। तो वापस आते चेल्सी वाला टॉपिक में, तो देखिए चेल्सी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच उतना गैप नहीं था, वो नेगेटिविटी के बावजूद भी हम लोग 3 पॉइंट निकाल लिए और चेल्सी 3 पॉइंट नहीं निकाल पाए, इसलिए चेल्सी के ऊपर अभी ज्यादा प्रेशर है देन अस। लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है, हम लोग को भी परफॉर्मेंस देना होगा, पॉइंट्स निकालना होगा, सो डज चेल्सी। तो देखते हैं अगले वाले गेम वीक में चेल्सी कैसे परफॉर्म करता है। तो इसी के साथ ये वाले वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे, क्योंकि जितने सारे सिग्निफिकेंट मैचेस थे उसको लेके मोर और लेस मैं जितने सारा पॉइंट्स मुझे लगा कि बात करना चाहिए वो मैं बोल चुका। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में बहुत जल्दी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए जिनको फुटबॉल पसंद है। तब तक टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड वी स्टैंड।